गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैंने आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं एनसीईआरटी की सॉल्यूशन करवाऊंगी। उसके क्वेश्चन आंसर की जो एक्सरसाइज है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने इसके सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, ये मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स के। ये भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को, इसीलिए मैं इसके जो भी हर एक क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। मतलब पूछ रहा है आपसे कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है और हर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसका आंसर होगा कि रिप्रोडक्शन इज़ ए फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट्स ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू द, मतलब ये कह रहा है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अगर ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, कॉन्टीन्यूस के लिए, कि हर स्पीसीज़ का अर्थ पे कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सारी जो स्पीसीज़ होगी वो न एबल ही नहीं होगी एग्जिस्ट, उसकी जो एक्सटिंक्ट है वो ख़त्म हो सकती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है उसकी कॉन्टीन्यूटी के लिए। देखिए लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम, द स्पीसीज, आई विल अंडरलाइन दिस। ये देखिए, द स्पीसीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मे सून गेट एक्सटिंक्ट। मतलब अगर वो रिप्रोडक्ट नहीं करेगा तो उसकी एबिलिटी ही नहीं रहेगी कि वो आगे वहाँ पर अर्थ पर एग्जिस्ट कर सके, और वो मतलब वहाँ से एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब उसकी जो जाति है, स्पीसीज़ है, वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए हमारे लिए भी और हर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वाई? आप एक बार सोचिएगा और फिर सोच कर बताइए कौन सा ज़रूरी है। वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, सेक्सुअल मोड बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका एक कारण ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो फॉर्मेशन होती है ऑफस्प्रिंग की, वो दोनों पेरेंट्स की मिक्स होती है। उसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। अगर दोनों पेरेंट्स मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं तो उसमें दोनों के करेक्टर्स आएंगे, उसमें वेरिएशंस आएंगी, जिसकी वजह से उसके जो सर्वाइवल पावर है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम करते हैं। इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट, यस, इट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेरिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट। मैंने बताया आपको डीएनए का, तो आपको पता ही होगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में। ओके, डीएनए लेता है दोनों पेरेंट्स का और वो जाता है आगे की तरफ। ये देखिए, यस, वी मूव टू द नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स to produce the variants which are unable to their parents themselves. The variations allow to them adapt to changes and challenges environment. Also it leads to the evolution of better suited ऑर्गेनिज्म। यही बात जो मैंने आपको बताई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल पावर उसमें ज़्यादा होगी, दोनों का मिक्सअप होगा, तो दोनों पेरेंट्स का मिक्सअप होगा, वेरिएशंस आएंगी, जिसकी वजह से उसकी जो सर्वाइवल पावर है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ज़्यादा बेटर कौन सा रिप्रोडक्शन रहेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज क्लोन। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेबी बनता है उसको क्लोन क्यों कहते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है, सभी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको बस मेरी वीडियो पे मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते हैं कोचिंग के लिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनको कहीं से फ्री में पढ़ाई एजुकेशन मिल जाए, उनके लिए भी बेटर हो जाए समझने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो बस ये सोचते हैं कि पैसे तो नहीं हैं पेरेंट्स के पास देने के लिए, वो कहीं ना कहीं से एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो ये सबसे बेटर पाथ है, बेटर वे है उन बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन यहाँ से ले सके। और एनसीईआरटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं हर एक लाइन को डीप से करवा रही हूँ, इसलिए आप अपने साथ वाले बच्चों को जो मतलब एजुकेशन के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं या फिर दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे देकर ही एजुकेशन लो।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन बच्चों को बताइएगा कि ये चैनल है, यहाँ से NCERT वगैरह करवा रही मैम, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मैं ऐसे ही सारी NCERT बुक्स करवाऊँगी, आपकी धीरे धीरे हो जाएंगी। यस, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पूछा कि क्लोन क्यों कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा कि एक ही पेरेंट बेबी को प्रोड्यूस करेगा, उसी के ही कोई मिक्सअप नहीं होगा। दो उसमें तो देखा था सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों के आकर मिक्स होकर नया वेरिएशंस बन रही थी। लेकिन अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो सीधा एक सेम टू सेम DNA की कॉपी जाएगी अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने बेबी में, तो वो सेम टू सेम एज मतलब अपने पेरेंट के जैसा ही दिखेगा, तो इसलिए उसको क्लोन कहा जाता है। चलिए मैं आपको ये पढ़ा भी देती हूँ, थोड़ा सा इसमें से ही बता देती हूँ। सेम लिखा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगा और जेनेटिकली भी सेम होगा। इन द प्रोसेस देखो वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, कोई फ्यूजन ही नहीं होगी तो कहाँ से वेरिएशंस आएंगी। एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स के, इसलिए उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वाई, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसके बेटर चांसेस क्यों होते हैं, क्यों वो जल्दी मतलब उसका सर्वाइवल पावर ज़्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका कारण बताइए। देखिए जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगी, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स आएंगे, दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स आएंगे जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, और उसी वेरिएशंस के अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है, वो एक बेटर इन्वायरमेंटल सूटेबल मतलब लेकर पैदा होता है जिसकी वजह से उसकी सर्वाइवल पावर ज़्यादा होती है। देखो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स में कोई मदर पेरेंट में कोई कमी है, फादर पेरेंट में कोई, मतलब दोनों की अच्छाई अगर चली जाती है बच्चे में, दोनों की अच्छे क्रोमोसोम्स अच्छे करैक्टर्स चले जाते हैं तो उसकी सर्वाइवल पावर बेटर होती है एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ऐसे यही कारण कि बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के सेक्सुअल में कि वो दोनों के दोनों ही करैक्टर्स जाते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ डज द प्रोजनी फॉर्म्ड फ्रॉम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम, मतलब दोनों में डिफरेंस बताइए कि प्रोजनी बनती है जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने बता चुका है कि इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ में सेक्सुअल में तो क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल, ये देखो। और इसमें क्या होगा, डज नॉट इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक ही इन्वॉल्व होगा, ओनली वन कैन इन्वॉल्व। आगे बोलता है स्प्रिंग्स दस प्रोड्यूस जो वेरिएशन, इसमें वेरिएशंस होंगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा ये क्वेश्चन, इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी है नहीं। यस, वी मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड। इसमें बोला डिफरेंस बताओ दोनों में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। यस, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन, ये सेम है बेटा कि सेक्सुअल में फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का, और एसेक्सुअल में फ्यूजन नहीं होगा मेल फीमेल का, ओनली वन पेरेंट, इट रिक्वायर ओनली वन इंडिविजुअल, इट रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। आगे बोल रहा है द इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, मतलब जो बच्चा बना, दो ऑफस्प्रिंग बना है वो सेम नहीं होगा अपने पेरेंट्स से, बल्कि एसेक्सुअल वाला सेम होगा अपने पेरेंट्स का। यस, सी okay, got it. Now we move to next point. Most animal products asexually but sexual asexual mode of reproduction are found in plants। मतलब क्या बोला गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होते हैं एनिमल्स, वो सेक्सुअली होते हैं, लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दोनों के दोनों हमने क्या देखा, प्लांट्स में दोनों होते हैं। इसमें बोलता है सेक्सुअल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन हैविंग सिंपल, मतलब क्या बोला, सिंगल सेल में ज़्यादातर मिलता है सेक्सुअल एल्गी और फंजाई। इट इज़ फास्ट, जल्दी से होने वाला, ये स्लो प्रोसेस है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। यस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई भी एक पार्ट ले लिया जाए किसी भी उसकी रूट का या स्टेम का, और वो अगर हम उसको ग्रो करना चाहें तो वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। इसमें इसलिए इसको इन्वॉल्व किया जाता है। देखो मैं यहाँ पर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस, ये मैंने बता दिया आपको, सीड और स्पोर्स, इट इन्वॉल्व द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट विद सर्टेन
वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट है वो पूरा का पूरा अपना नया प्लांट बना सकता है, जैसे राइजोम है, शकर है, ट्यूबर है, बल्ब है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन, इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होती, ना मेल प्लांट की ना फीमेल की, एक ही जो होगा वेजिटेटिव पार्ट वो ग्रो कर जाएगा प्लांट में, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया गया है। वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें पूछा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो मैंने आपको बताया ये सेम है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट, जो नया प्लांट बनेगा वो किसी एक वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर जाएगा। कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट उठाया, उसको ग्रो किया, तो उससे नया का नया प्लांट बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो, आइज़ ऑफ पोटैटो, ये आपकी बुक में है ना एनसीईआरटी में, ये आइज़ हैं, ये क्या करती हैं, नया पोटैटो, नया, इससे नए नए फ्रूट बन जाएंगे और पूरा का पूरा नया पोटैटो बन जाएगा। आगे लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये मैंने आपको कराया था, एडवेंटिशियस बर्ड, इससे नया प्लांट, एक लीफ से ही नया प्लांट बन जाएगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जुवेनियल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसेंट फेज, सारी की सारी फेजेस बताओ कि ये क्या क्या हैं। जुवेनियल फेज क्या है? यस, ओके, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले और बर्थ के बाद जो स्टेज होती है उसको जुवेनियल फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? इट इज़ पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल कैपेबल, जब एक ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। सेंसेंट फेज, व्हेन पीरियड एन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड एंड लूज, अब उसकी कैपेबिलिटी लूज खत्म हो जाती है रिप्रोडक्शन करने की, तो वो कौन सी स्टेज में आ गया? सेंसेंट फेज। देखो 3 टाइप की फेज है, जुवेनियल फेज बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव तक, रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्शन वाली स्टेज, और सेंसेंट फेज जो हमारी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ख़त्म होने के बाद ओल्ड एज आती है, उसको कहते हैं सेंसेंट फेज। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्यों जबकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात मैंने आपको बताई कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट आकर फ्यूज़ करेंगे और एक नया वेरिएशंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सर्वाइवल पावर ज़्यादा होगी। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर होता है कि वेरिएशंस आएँ, उनकी सर्वाइवल पावर बढ़ जाए, इसीलिए ये क्या करते हैं कि रिस्टोर्ड। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशंस आएंगे, डीएनए, दोनों के डीएनए आएंगे। देखिए डीएनए फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स, ये देखिए, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशंस आएंगी तो बेटर चांस रहेगा। ये देखो ये देखो बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द बेटर वे। यस, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं आपको समझाने के लिए, लिखा हुआ तो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन मैं इसको समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा कन्वर्ट करके इन द लैंग्वेज ऑफ आवर मदर टंग। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इन ब्रीफली। ओके, तो अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीन से देखकर वीडियो रोक के देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना समझ में आएगा तो लिख तो आप खुद भी लोगे, उतनी कैपेबिलिटी आपकी खुद हो जाएगी फिर लिखने की। एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। इसमें पूछा है कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस हमेशा इंटरलिंक्ड क्यों होते हैं आपस में, ऐसा क्यों होता है, ये बताइए। इसमें देखो, मियोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, इन विच रिडक्शनल डिवीजन होती है 2n को n में कन्वर्ट करना। देखो हमने पढ़ा था जिसमें डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देना। ये देखिए आगे, यस, ओके। डिवीजन इन विच द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रिड्यूस कर देता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस क्या था? गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म आर हैप्लॉइड। गैमेट्स बनते हैं हैप्लॉइड में। ओके, व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड, बल्कि बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है। जब गैमेट बनेंगे तो सीधी सी बात है उनको हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। डिप्लॉइड बॉडी से बन रहा है हैप्लॉइड गैमेट। कैसे बनेगा? मियोसिस से। कौन सी? मियोसिस डिवीजन से। मियोसिस क्या करता है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का जो गैमेट बनता है उसको सिंगल यानी कि हैप्लॉइड बना देता है। मियोसिस रिडक्शन मतलब कम कर देना, 2n का n कर देना, इसीलिए कहते हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस द मियोसाइट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो 2
सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न, इसमें क्या होता है, अच्छे से डिवीज़न होती है। सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न होती है विद ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टू फॉर्म ए द हैप्लोइड गैमेट, जिसकी वजह से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और वो जो सिंगल हैप्लोइड गैमेट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की वजह से ही बनेगा, इसलिए दोनों इंटरलिंक्ड आपस में। ओके, आपको समझ में आ गया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है ये कोई प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट्स हैप्लोइड, और ये बताओ कि ओवरी क्या है। ओवरी डिप्लॉइड है और एंथर डिप्लॉइड है, आपका एग हैप्लोइड बनेगा, गैमीट बन गया, पोलन भी हैप्लोइड बनेंगे। यस, मेल गैमीट हैप्लोइड बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड बन जाएगा क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट दोनों आकर फ्यूज़ कर दिए, मेल गैमीट आएगा फीमेल बनेगा, तो जिसकी वजह से जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। ओके, यस, वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में पूछता है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट्स एडवांटेजेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताई थी, बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन होती है, बॉडी से बाहर मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस फ्यूज टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन एन एक्सटर्नल मीडियम। जनरली वाटर में ज़्यादा होता है, फिश में, फ्रॉग में, स्टार फिश में, सब में देखा गया है। ये सारे के सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है कि इनकी सर्वाइवल पावर कम होती है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव लेस चांस, सबसे कम चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। यस, ओके, यस, ये देखो फर्दर देर इज अब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटल केयर, मतलब केयर नहीं हो पाती इसमें, बॉडी से बाहर होगा तो ये अपने आप ही जाकर फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एजूस्पोर एंड जाइगोट। जूस्पोर और जाइगोट में क्या क्या डिफरेंस है। एजूस्पोर इज ए मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, मतलब एक ऐसा एजूस्पोर तो ऐसा होता है जिसमें मोटाइल होता है और एसेक्सुअल होता है, मतलब सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल। जाइगोट इज ए नॉन मोटाइल डिप्लॉइड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होने के बाद नॉन मोटाइल जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं जो कि नॉन मोटाइल होता है। ये तो सेक्सुअल होता है, ये एसेक्सुअल, ये तो होता है सेक्सुअल, ये एसेक्सुअल। यस, अभी हमने देखा डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंस बताओ। गैमेटोजेनेसिस तो वो होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना किससे, जाइगोट से। यस, देखो फॉर्मेशन ऑफ दी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मियोसाइट्स। It is a formation of the diploid embryo from the repeated meiotic division of the diploid zygote. Describe the post fertilization changes in a flower. अब ये बताओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आते हैं ना फ्लावर में, उसके बारे में बताना है आपको। फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं वो होते हैं, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है मेल और फीमेल गैमेट के बाद जो फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट का जो जाइगोट बना, जाइगोट का डिवीजन होने के बाद उसका एम्ब्रियो में एम्ब्रियो बन जाना। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग, इंक्लोजर प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होती है, एक सीड कोट, एम्ब्रियो के ऊपर एक सीड कोट कवरिंग बन जाती है और उसके अंदर का जो बाहर वाला पार्ट होता है, फ्लोरल पार्ट्स विद एंड फॉल ऑफ, मतलब बाहर वाला जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना वो सारे गिर जाते हैं और जो अंदर वाला जो एम्ब्रियो था उसके बाहर की तरफ सीड कोट बन जाता है। दिस लीड्स टू द, इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ द ओवरी होती है विच एनराज, मतलब अब क्या होता है कि ये एक फ्रूट बन जाता है। एम्ब्रियो का मैंने बताया था ओवरी से बनता है फ्रूट, और जो अंदर वाला ओवियम होता है सीड, ओवियम से बनती है सीड। ये वाला चेंजेस आने लग जाता है किसी भी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज़ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें दोनों के दोनों प्लांट्स मेल और फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। मेल पार्ट का नाम होता है स्टेमल, फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टिल। दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल्स है वाटर लिली, रोज। नेक्स्ट में है और भी एग्जाम्पल्स, हिबिस्कस, मस्टर्ड,
पेच्यूना, इसके नाम से याद कर लेना और पढ़ लेना। एग्जामिन ए फ्यू फ्लावर्स फॉर एन प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टेम एंड पिस्टल फ्लावर। डू यू नो एनी अदर प्लांट। इसमें बताया एक ये प्लांट दे दिया आपको फिगर में और बता रहा है कि इसके ना सारे के सारे पार्ट्स, ये बताओ कि कौन से में क्या क्या दिया हुआ है कहाँ पर। कुकुरबिट एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो स्टेमन या पिस्टल। इसमें क्या बोलता है, बिर ब्राइट येलो कलर्ड पेटल्स। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्राइट येलो कलर्ड के पेटल्स होते हैं विल अलोंग विद स्टेमिना रिप्रेजेंट द मेल। इसमें स्टेमन होगा तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करेगा। ऑन द अदर हैंड द पिस्टिलेट फ्लावर बी ओनली द पिस्टल। सीधी सी बात है, यूनिसेक्सुअल होगा तो एक ही चीज़ हो सकती है, चाहे तो पिस्टल होगा चाहे फिर उसमें और क्या होगा, स्टेमन होगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं, यूनिसेक्स पपाया, कुकुम्बर, कॉर्न, ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एट ए ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर्ड। जो भी ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग में रिस्क ज़्यादा क्यों होता है विविपेरस से। ओविपेरस तो वही होते हैं ना जिनका फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गया, लेकिन जब उनका बाहर जो जाइगोट वो बाहर रखते, एग बाहर रखते हैं इन्वायरमेंट में, वो रिस्क में क्यों होता है एज कम्पेयर टू द विविपेरस। क्योंकि विविपेरस का जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन जाइगोट के बाद जो उनकी डेवलपमेंट होती है ओविपेरस में वो बाहर आउटसाइड द बॉडी होती है। ऐसा क्यों रिस्क होता है। देखो ओविपेरस एनिमल्स बाहर रखेंगे तो सीधी सी बात है उनमें सेफ्टी की जो सेफ्टी होती है वो कम होती है। बाहर एग अगर बाहर रख दिए हैं तो सेफ्टी कम होती है। देखो ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स आउटसाइड द बॉडी, जो एग बन गया उसको बाहर रख दिया फर्टिलाइजेशन के बाद। एज ए रिजल्ट द एग ऑफ दिस एनिमल्स आर अंडर कॉन्टीन्यूस थ्रेट फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको हार्म कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर विविपेरस में देखा जाए तो सारे बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की केयरिंग के साथ रहेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा आराम से, उनकी विविपेरस एनिमल्स में दिक्कत नहीं आती है। ऑफस्प्रिंग ऑफ एन एग लेइंग और विविपेरस एनिमल इज ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू द गिव बर्थ। अगर हम जो बॉडी जो फीमेल है वो सीधा अगर बर्थ देती है यंग वंस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखते हैं हम एनिमल्स में सीधा हम यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं अपने एग को बाहर रख देते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उनको डैमेज कर देते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा रिस्की होता है ओविपेरस में एज कम्पेयर टू द विविपेरस एनिमल्स। देखिए आपकी यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ख़त्म हो गए। मैंने सारे के सारे एक्सरसाइज के NCERT के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर के 12th क्लास के। आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वीडियो देख कर रोक कर हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लेट्स स्टडी विद शीतल मैम, एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ग्रेट स्टडी।